हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारे कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ हम डिफरेंसेस देखेंगे। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और ये जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, डिजाइन कैसा है, तो उनका एक डायग्राम देखेंगे हम। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो पहले हम देखेंगे बच्चों, हाउ डज अमीबा टेक फूड। अमीबा जो है वो भोजन कैसे लेता है। तो अब पहले अमीबा के बारे में बता दूं मैं। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोअन है, ठीक है। ये वाटर बॉडीज में पाया जाता है, ठीक। तो कैसे ये भोजन लेता है वो देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद हम लौट के आएंगे इस पे। ये है बच्चों अमीबा कैसे खाना लेता है। तो आपको ब्रीफ में एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। अमीबा जो है ये अपना शेप निरंतर रूप से बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, ठीक है। तो इसका साइटोप्लाज्म इधर से उधर मूव करता रहता है, और इसके बाहर की ओर ये कुछ इस प्रकार के एक्सटेंशंस बन जाते हैं, जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। फॉल्स लेग्स, फॉल्स फीट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडस, पोडिया मतलब होता है लेग्स। तो फॉल्स फीट या फॉल्स लेग्स, इनकी मदद से ये मूव भी करता है, लोकोमोशन भी करता है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल जो है अमीबा के आसपास आ गया, उसको सेंस करते क्या है, अमीबा जो अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो है, स्यूडोपोडिया जो है, उससे उसको घेरने लगता है दोनों तरफ से। तो देखो ये स्यूडोपोडिया दोनों तरफ से घेरने लगा, तो साइटोप्लाज्म इधर से मूव करेगा, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बढ़ते 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 इसको घेरने लगेंगे। तो यहाँ घेरना स्टार्ट हुआ है। ये ब्लूइश कलर का जो है फूड पार्टिकल है। अब बच्चों फूड पार्टिकल जो है ये हमारा सॉलिड भी हो सकता है और ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ये। तो फिलहाल मान लेते हैं कि ये सॉलिड ही है हमारा, ठीक। चलिए, तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या आ जाता है, ये इसका न्यूक्लियस है और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये स्यूडोपोडिया की मदद से इसको घेरने लगता है। यहाँ देखो अधिकतर हिस्सा इसने घेर लिया है इसको, ठीक है। और बाद में क्या होता है, ये स्यूडोपोडिया चारों तरफ से इसको घेर करके इधर से पीछे से क्या होता है, ये बंद हो जाता है, और एक गोल मोल वेसिकल के रूप में पिंच ऑफ होके जो फूड पार्टिकल है ये अलग अंदर आ जाता है। ये जो चीज बन गई बच्चों जिसके अंदर फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये कहलाता है फूड वैक्यूल। मैं बता चुका हूं वैक्यूल 3 प्रकार के होते हैं। फूड वैक्यूल वो होते हैं जो भोजन को जमा करके रखते हैं कुछ समय तक, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर पिंच ऑफ होके अलग से आ गया। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसी की मेम्ब्रेन ही यूज होती है अमीबा की, जो उसको चारों तरफ से कवर करके इसके अंदर पिंच ऑफ करके निकाल लेती है। अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर खूब सारे लाइसोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, ठीक है। और वो किसी भी प्रकार के भोजन को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखती है। तो कोई ना कोई एक आधा लाइसोसोम आता है और वो इसके साथ चिपक जाता है, फूड वैक्यूल के साथ, इसकी वॉल को डाइजेस्ट कर लेता है, उसकी एंजाइम्स अंदर डिफ्यूज हो जाती है। और वो जो एंजाइम्स हैं वो इस फूड पार्टिकल को क्या है, डाइजेस्ट करके सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो देखो इसका टूट तोड़ फोड़ चालू हो गया, बिल्कुल पीसेस में टूट रहा है, तो इसका मतलब डाइजेशन प्रक्रिया है। और उसके बाद जो सिंपल सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही थी ना इसकी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी परमेबल होती है। तो वो जो फूड पार्टिकल्स है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो देखो ये बाहर ये जो क्रीमिश क्रीमिश कलर का दिखाया गया, ये क्या है, बाहर डिफ्यूज हो रहा है फूड पार्टिकल। अच्छा, अब डाइजेशन के बाद में वो जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, डाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं, वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन गए, साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन गए, सेल के काम आ गए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन। समझ में आ गया। यूसेज ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट्स, एसिमिलेशन हो गया। और अभी भी कुछ चीजें ऐसी बच गई हैं वैक्यूल के अंदर जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाई है। ये चीजें हैं वेस्ट मटेरियल। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो जिस प्रकार से ये वैक्यूल बना था, बाहर से पिंच ऑफ होकर के मेम्ब्रेन से अंदर आके टूटा, अब वैसे ही ये क्या है, रिवर्स प्रक्रिया होने वाली है। तो अब ये जो वैक्यूल है बच्चों, ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक्सक्रीटरी वैक्यूल में। एक्सक्रीटरी वैक्यूल मतलब वो वैक्यूल जो वेस्ट मटेरियल्स को जमा करता है कुछ समय तक। बाद में यही वैक्यूल वापस से कहां, बाहर जो इसका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी ओर मूव करेगा। और मूव करने के बाद में यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग खुलेगी, यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगी मेम्ब्रेन, और क्या है, दीज मटेरियल्स दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। तो ये प्रक्रिया होती है इजेशन। तो बच्चों ये पूरा तरीका हो गया खाना खाने का। समझ में आ गया कि नहीं क्या। फूड आया, इसने अंदर इसको निगल लिया, एक छोटा सा फूड वैक्यूल बन गया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, the digestion products are absorbed into the cytoplasm and used up by the cell, this is assimilation, and the waste materials are thrown out, this is called egestion. अब बच्चों दो टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर अमीबा
सॉलिड फूड को निकलता है सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर, सॉलिड फूड पार्टिकल को, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग, सेल के द्वारा खाना निगला जाना। सॉलिड फूड पार्टिकल्स को टेकन करता है साइटोप्लाज्म में, तो वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एंड यदि मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है, कोई भी भोजन जो लिक्विड तरल के रूप में है उसको ही अंदर लेता है, तो लिक्विड चीजों को हम खाते नहीं है, पीते हैं, तो उसके लिए टेक्निकल टर्म है पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। सो सेल कैन ईट, सेल कैन ड्रिंक। तो phagocytosis is intake of solid food particles by the cell, whereas pinocytosis is the intake of liquid food by the cell. क्लियर है? चलिए अब पढ़ लेते हैं ऊपर जो जानकारी दी है, जो मैंने समझाया बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। चलिए, हाउ डज अमीबा टेक फूड? अमीबा टेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, जिसको मैंने क्या बोला अभी, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना शेप निरंतर रूप से बदलते रहते हैं, संख्या कम ज्यादा हो सकती है इनकी, ठीक है। सो अमीबा जो है भोजन लेता है किसकी मदद से, अपने जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं चारों ओर, उससे उसकी मदद से, जिनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। पी साइलेंट है बच्चों, स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडस, पोडिया मतलब लेग्स, फॉल्स लेग्स की मदद से। When a food particle comes near it, जब भी कोई भोजन का कण या पार्टिकल जो है सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो उसके नजदीक आता है, अमीबा फॉर्म्स साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस सराउंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल को चारों तरफ से घेर करके उसको सराउंड कर लेता है, एक्सटेंशंस बना लेता है, ठीक है, किसकी मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से। एंड देन इट इज टेकन कंप्लीटली इनटू द साइटोप्लाज्म, और उसके बाद क्या है, वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर खींच लिया जाता है, पिंच ऑफ होकर एक वैक्यूल बन जाएगा। द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा विच फोल्ड्स इनवर्ड्स, अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई अमीबा की, एंड कंटेन्स फूड पार्टिकल, और जिसके अंदर भोजन अभी भी बंद है, पिंचेस ऑफ, ये टूट करके अलग हो जाती है, टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल, तो अंदर क्या है, एक फूड वैक्यूल के रूप में क्या है, फूड पहुंच गया पिंच ऑफ होकर के, ठीक है। अब क्या, the food is then digested with the help of enzymes present in the lysosome, तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होती हैं वो लाइसोम एक उसके साथ जाके चिपक जाता है, और एंजाइम्स जो होती है वो उसकी वॉल को एक जगह से डाइजेस्ट करके उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर के सारी चीजों को तोड़ फोड़ करके डाइजेस्ट कर देती है, ये प्रक्रिया कहलाती है डाइजेशन, ठीक है। तो ये लाइसोसोम के एंजाइम्स का काम है। द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और बाद में ये जो भी डाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं ये धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में घुस जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं, ये प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो गया। एंड द वैक्यूल कंटेनिंग वेस्ट, अब जो वेस्ट रह गया वैक्यूल के अंदर, इट मूव्स टू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन तक आउटवर्ड्स मूव करता है एंड जॉइंस इट, उसके साथ जुड़ जाता है, फिर एक जगह से मेम्ब्रेन टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, और ये वेस्ट जो होता है इट इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल। द मेम्ब्रेन देन रप्चर्स, रप्चर्स होता है टूट जाना, कहां पर, एट ए पॉइंट, एक जगह से टूट जाएगी, एंड देन द वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल, और इस प्रकार से जो वेस्ट है मटेरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो सेल के बाहर फेंक दिया जाता है। क्लियर है? तो ये तो पूरी प्रक्रिया थी बच्चों किसकी, अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि अमीबा जो है डाइजेशन करने के बाद में, जिसके मैंने बताया ना दो प्रकार का जो फूड पार्टिकल्स है, इसको अगर सॉलिड इनटेक लेगा तो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड इनटेक होगा तो इसको बोलते हैं बच्चों पिनोसाइटोसिस, ठीक है। सो इनटेक ऑफ सॉलिड फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग कह सकते हैं इसको, एंड द इनटेक ऑफ लिक्विड फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और वैसे बहुत आसान है याद रखना, पीनो पीते हैं लिक्विड को, तो ये भी पीता ही है, पिनोसाइटोसिस। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे खाओसाइटोसिस नहीं लिखेंगे आप लोग, हिंदी वर्ड नहीं है ये, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है पिनोसाइटोसिस। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? बच्चों जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जरूरी हैं, वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं बच्चों? ये गोल्गी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द गोल्गी बॉडी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो होता है, ठीक है कि नहीं? क्या गोल्गी बॉडी में भी होते हैं और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, तो वहां पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं? क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेम्ब्रेन्स बनती है, और इन्हीं मेम्ब्रेन से क्या हमारी सारी की सारी जो मेम्ब्रेन्स है ना, चाहे सेल ऑर्गेनल की हो चाहे किसी की भी हो, वो सब यही बनती है, ठीक। तो
एंड, और कुछ हिस्सा उसका क्या है, गोल्गी बॉडी में भी तैयार होता है। वहां पे क्या है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, एक प्रकार का प्रोटीन दूसरे में कन्वर्ट होता है, छोटे प्रोटीन्स कंबाइन होकर लार्ज प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मिलजुल के क्या है, प्रोटीन और लिपिड्स का निर्माण करती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो तो प्रोटीन्स बनाता है, और ये लिपिड्स बनते हैं बच्चों एसईआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और दोनों मिलजुल के क्या बनाते हैं, हमारा मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनती है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोस्टली सिंथेसिस होते हैं, और गोल्गी बॉडी उनको पैक करके इधर उधर भेज देती है, कुछ हिस्सा ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे भी होता है। तो दोनों मिलजुल के मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम करती है, ठीक। चलिए, अब अगला हम बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने वाले हैं। ये डिफरेंस है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में। चलिए, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलिए, प्लांट सेल क्या है बताओ। प्लांट सेल जो होता है बच्चों, उसके चारों तरफ, भाई देखो, सेल मेम्ब्रेन सभी में होती है, साइटोप्लाज्म सभी में होता है, न्यूक्लियस सभी में होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई, ठीक है। और इस सेल को क्या है, बहुत ज्यादा अगर पानी घुस जाता है उसके अंदर एंडोस्मोसिस के जरिए, तो उसको फूटने से बचाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को झेल करके उसको फूटने से बचाती है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ गया, ये प्लांट सेल की विशेषता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जो बच्चों प्लास्टिड्स होते हैं, जिसमें कि एक और ग्रीन कलर का जो हमारा प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जबकि एनिमल्स में ऐसे कोई प्लास्टिड्स होते नहीं है, ठीक है। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में द प्लास्टिड्स दे आर एब्सेंट। उसके बाद बच्चों सेंट्रियोल्स, ये मैंने बताया था न्यूक्लियस के पास क्या है, सिलिंड्रिकल सेलोगनल्स है, एक जोड़ा होता है जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, सेंट्रोजोम भी कहते हैं इनको। तो सेंट्रियोल जो होते हैं ये प्लांट सेल्स में नॉर्मली नहीं होती, कुछ ही हायर प्लांट सेल में मिलती है, अधिकतर में नहीं मिलती, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होती है। और ये मैंने बताया था कि क्या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, प्रोटीन फिलामेंट्स, स्पिंडल, जो कि क्या डीएनए को डिवीजन में मदद करता है। और डीएनए डिवाइड होगा दो भागों में, तो सेल जो होता है क्रोमोसोम्स के डिवीजन में हेल्प करेगा, तो दो अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं, और इसी प्रकार से सेल अपने आप को डिवाइड कर पाता है। बिना इनके सेंट्रियोल फॉर्मेशन के न्यूक्लियस का डिवीजन संभव नहीं हो पाएगा। तो सेंट्रियोल्स यहाँ पे प्लांट सेल में नॉर्मली नहीं होती है, इनमें होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। उसके बाद जो गोल्गी बॉडी होता है बच्चों, ये एनिमल सेल में जो होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, समझ में आ गया। उसके जो सिस्टर नहीं है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, शीट्स होती है, ये बिल्कुल पास पास अरेंज होती हैं, इंटरकनेक्टेड शीट्स, जिनको हम सिस्टर नहीं बोलते हैं। सो गोल्गी बॉडी कॉम्पैक्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल सेल में, जबकि गोल्गी बॉडी डिफ्यूज्ड एंड स्कैटर्ड, ये बिखरी बिखरे हैं, ये समझ में आ गया। वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कई बार तो पहचान में भी नहीं आता। तो गोल्गी बॉडी डिफ्यूज्ड विद स्कैटर्ड सिस्टर्नी एंड इज कॉल्ड डिक्टियोसोम, और इस अवस्था में उसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी में बता चुका हूं कि ये फ्लैट शीट लाइक स्ट्रक्चर्स का स्टैक होता है, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो बिखरे बिखरे दूर दूर पड़े होते हैं, ठीक है। और इसलिए इस अवस्था में इसको क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड अवस्था में डिक्टियोसोम है। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद जो प्लांट सेल होते हैं बच्चों, उसमें वैक्यूल जो होते हैं ना, बहुत सारे नौकर के एक बहुत बड़ा सारा वैक्यूल होता है सेंटर पे प्रेजेंट, और ये इतना बड़ा होता है कि सेल का अधिकतर वॉल्यूम यही घेर लेता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। सो अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट व्हिच ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल की बात करें, या तो होंगे ही नहीं वैक्यूल, नंबर वन, कईयों में तो होते ही नहीं है, और यदि होंगे ना तो छोटे साइज के होंगे और कुछ हो सकते हैं संख्या में। तो देखो, वैक्यूल्स आइदर एब्सेंट, या तो एब्सेंट होंगे, और फ्यू स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट, या होंगे ना तो कुछ होंगे, छोटे मोटे वैक्यूल्स होंगे, कम संख्या में होंगे, और छोटे साइज के वैक्यूल्स होंगे। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा नहीं होंगे हमारे, ठीक। चलिए, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 5 से ही निकला पॉइंट नंबर 6, क्योंकि बहुत बड़ा सारा सेंटर पे ही वैक्यूल मौजूद है प्लांट सेल में, तो बेचारा न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड में खिसक गया, तो कोने में पड़ा रहता है, बाउंड्री के पास खिसक जाता है न्यूक्लियस, क्योंकि सेंटर पे तो वैक्यूल ने जगह घेर ली है। सो न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल। पेरिफेरी मतलब होता है बाउंड्री, समझ में आ गया। तो इस वैक्यूल के कारण, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के कारण न्यूक्लियस को कहां खिसकना पड़ा, बाउंड्री के पास खिसकना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा वैक्यूल है नहीं, छोटे होंगे, एब्सेंट होंगे, तो न्यूक्लियस क्या होता है, बिल्कुल सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, एनिमल सेल में। उसके बाद बच्चों
जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल, उसमें माइक्रोविली एब्सेंट होता है। ये माइक्रोविली क्या चीज होती है? जो सेल होता है, सेल, उसके एक एंड पे बहुत ही छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं। समझ में आ गया? ऐसे पतले पतले बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर से फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं। तो ये सेल का एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली ये काम एनिमल सेल्स में ज्यादा होता है। तो एनिमल सेल्स के जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करने वाले सेल्स होते हैं, नॉर्मली सब में नहीं होता, लेकिन एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो होते हैं उसके किसी एक एंड पे ये बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको माइक्रोविली बोलते हैं। तो फाइन फोल्ड्स या प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविली प्रेजेंट एट वन एंड। तो इससे क्या है, फटाफट सेल एब्जॉर्ब कर पाता है भोजन वगैरह को। ये नॉर्मली हमारी बॉडी में देखेंगे तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना बच्चों, इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, उसकी वॉल के अंदर वो सारे इस प्रकार के सेल्स होते हैं। अंदर की ओर जो है हमारे फूड जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे सारे सेल्स में माइक्रोविली होगा। ठीक है कि नहीं? क्या प्रोजेक्शंस होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ऐसे कोई माइक्रोविली होते नहीं है। उसके बाद प्लांट सेल जो होते हैं बच्चों, अपना जो भोजन है वो बनाते तो ग्लूकोज के रूप में, बट ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स को कंबाइन करके जब वो जमा करते हैं ना भोजन को, तो जमा करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं या फिर अमाइलोज भी कह सकते हैं। मैं बता चुका हूं आपको, जब मैं प्लास्टिड के प्रकार समझा रहा था, ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट याद आ रहा होगा। तो द रिजर्व फूड मतलब जमा भोजन जो होता है किस रूप में होता है? स्टार्च के अंदर होता है। जबकि एनिमल्स में, एनिमल सेल में जो जमा भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा प्रारूप है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो स्ट्रक्चर में फर्क है, ये भी ग्लूकोज यूनिट्स का बनता है, ये भी ग्लूकोज यूनिट्स का बनता है। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ब्रांचिंग में इन सब में फर्क होता है। तो यहाँ पे रिजर्व फूड स्टार्च होता है, यहाँ पे रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन की ग्रेन्यूल्स होती हैं। ठीक है, ये भी ग्रेन्स के रूप में जमा हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारा क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार डायग्रामेटिक और देख लेते हैं। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ये जो बाहर आपको दिखाया जा रहा है ब्लूइश कलर का, ये हमारा सेल वॉल है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आ गई, सेल मेम्ब्रेन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये न्यूक्लियस है। तो देखो बहुत बड़ा सारा व्हाइट कलर का जो चीज दिख रही है वैक्यूल है। तो वैक्यूल इतनी सारी जगह घेर रहा है, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो इसके कारण न्यूक्लियस का एक कोने में साइड में खिसक गया, ये सेंटर पे मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। देखो ये न्यूक्लियस है बड़ा सारा जो है ना, ब्लूइश कलर का जो रीजन दिख रहा है, और इसके अंदर जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसके अंदर क्रोमैटिन भी होता है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। उसके बाद इसके चारों तरफ मैंने बताया था फाइन ट्यूब्स का, खोखली शीट्स का नेटवर्क होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर स्मूथ। तो स्मूथ वो है जिसके सरफेस पे राइबोसोम चिपके नहीं होते, रफ वो है जिसकी सतह पे राइबोसोम होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम से छोटे छोटे जो दिखाए गए दाने से ये इधर भी हैं, इधर भी राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं। ये गोल्गी apparatus है, और ये इसके शीट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं गोल्गी सिस्टर्नी कहलाते हैं। वेसिकल्स जो इधर से पैक करके कुछ चीजें लाते हैं, इनकमिंग वेसिकल्स हैं, और इधर से आउटगोइंग वेसिकल्स भी होते हैं जो बाहर निकलेंगे। ठीक है कि नहीं? ये गोल्गी वेसिकल्स, इन्हीं में से ही लाइसोसोम भी यही बनते हैं। ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, तो कई हो सकते हैं ये मल्टीपल। उसके बाद ये हमारी ग्रेन्यूल्स है, कुछ मैंने बताया था ना, ये जो भोजन को जमा करती है, तो ये हमारी स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो सकती हैं फूड वैक्यूल के रूप में। ठीक है, उसके अलावा कुछ हमारे प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो सेल को पैकिंग करने का काम करते हैं। तो ये देखो रेशे से पड़े हुए हैं ना, ये हमारे क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है जो अंदर से पैकिंग का काम करते हैं। ठीक है कि नहीं? कहिए, ये फिलामेंट हो गए, ये फिलामेंट हो गए, प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। अमाइलोप्लास्ट ये हमारा प्लास्टिड का प्रकार जो कि स्टार्च को जमा करता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी सेल वॉल बता ही दिया मैंने। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली है, डेलिकेट है, थिन है, जबकि सेल वॉल टफ रिजिड है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, जेली लाइक है, जबकि सेल वॉल डेड है, इनइलास्टिक है। ठीक, उसके बाद पेरोक्सिसोम्स, इसके अंदर भी एंजाइम्स होती हैं भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, ग्लूकोज को जलाने के लिए। उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ये रहा। तो देखो ये जो रफ वाला है उसके ऊपर दानेदार है, ये जो डीप पर्पल दिखाया गया, और ये बाहर वाला जो ये स्मूथ है, इसके ऊपर सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। और ये बच्चों प्लास्टिड है हमारा, जो प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड मतलब एक ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो कि भोजन बनाने का काम करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल होता है। वैक्यूल हो गया, और ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या है, प्लांट सेल का, एक टिपिकल प्लांट सेल का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो इसके अंदर कोई माइक्रोविली वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंट्रियोल भी हाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट से एनिमल सेल भी क्या है, जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो एनिमल सेल जो होता है बच्चों, इसमें एक बड़ा सारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि मोस्टली सेंटर पे दिखाई देता है। ठीक,
ये इसका न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स हो गए जो कि डीएनए है हमारा। बाहर इसके वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ और स्मूथ दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये गोल-गोल हमारे जो बॉडीज है पेरोक्सिसोम्स हैं जो कि ग्लूकोज वगैरह को डाइजेस्ट करने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता ही दिया हमने ये, ठीक है। रफ और स्मूथ दो प्रकार का होगा। राइबोसोम्स हैं ये छोटे-छोटे, इनके ऊपर चिपके हुए हैं दानेदार, ये राइबोसोम्स उसको रफ अपीयरेंस दे रहे हैं। ये वैक्यूल देखो कितना छोटा साइज का, वहां कितने बड़ा था, यहाँ छोटा सा हो गया। ये लाइसोसोम्स हैं जो कि क्या है, एंजाइम्स के पाउच होते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडी पे ही बनते हैं ये, ठीक। तो ये इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, अभी देखा था हमने। ये साइटोप्लाज्म है पूरा, जनरल जो भी न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म है। ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं है कोई। तो देखो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्रोमेटिन जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोलस ये डार्क स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा हो सकता है, ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया। राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री जो कि इसके ऊपर चिपके भी हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और बाहर फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में भी हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम मैंने बताया था, ये सेंट्रियोल्स होती हैं। देखो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके अंदर, तो पूरी बॉडी को सेंट्रोसोम बोलते हैं। अंदर दो सिलेंड्रिकल फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स की पैकिंग होती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, और जो प्रोटीन होता है वो ट्यूबुलिन होता है। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करने का काम करता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये फिलामेंट्स है हमारे, प्रोटीन फिलामेंट्स है ये, ठीक है, जो पैकिंग का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म, गोल्गी वेसिकल जो तरह तरह के रॉ मेटल्स पैक होकर के गोल्गी बॉडी से इधर उधर भेजे जाते हैं, ये गोल्गी वेसिकल्स हो गए। लाइसोम भी यही बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है इन जनरल एक जनरलाइज स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। यहाँ माइक्रोवेली दिखाई नहीं गए हैं, लेकिन अगर कहीं पे सेल का जो मेन काम एब्जॉर्प्शन का होता है तो उसमें एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक कुछ फोर्स हो सकते हैं। ये मैंने सर्कुलर दिखा दिया, आप इसको ऐसे रेक्टेंगुलर या पॉलीगोनल भी दिखा सकते हो। नॉर्मली रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा गोल मोल स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा एनिमल सेल। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप समझ करके नोट कर लेंगे, और ये दोनों जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है इसका भी डायग्राम आप अच्छे से बना लेंगे। कई बार इसका जनरलाइज्ड डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।